नमस्कार विद्यार्थियों, हरिबाबा क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम क्लास 12th की एनसीईआरटी इंग्लिश फ्लेमिंगो प्रोज के सेकंड चैप्टर जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग, इसके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस एंड शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, इन सभी एक्सरसाइज को हल करेंगे। दोस्तों, अभी तक आपने इस चैप्टर को नहीं पढ़ा है तो आप चैनल पर जाकर इसे पढ़ लें, क्योंकि मैंने इस चैप्टर की एक एक मीन्स का अर्थ बताया है। चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको संपूर्ण कहानी समझ में आ जाएगी और आप इस चैप्टर की एक्सरसाइज को भली भांति समझ पाओगे, क्योंकि मैंने इन सभी प्रश्नों को लाइन बाई लाइन समझाया है। तो इस वीडियो पर डायरेक्ट जाने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है वीडियो की, और मैंने आई बटन में भी इस वीडियो का लिंक दे दिया है। आप डायरेक्टली जाकर इस चैप्टर को पढ़ सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देख लीजिए। पहला प्रश्न है आपका, सीमापुरी ए प्लेस ऑन द परफेरी ऑफ दिल्ली येट माइल्स अवे फ्रॉम इट, मेटाफोरिकली एक्सप्लेन। सीमापुरी एक ऐसी जगह है जो दिल्ली की सीमा पर है, फिर भी वास्तविक रूप से वहाँ से काफ़ी दूर है, स्पष्ट करें। तो देखिए आंसर देख लीजिए। सीमापुरी इज ए प्लेस ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ दिल्ली वेयर 10,000 रैग पिकर्स एंड देयर फैमिलीज लिव्स। कह रहे हैं कि सीमापुरी दिल्ली की सीमा पर एक ऐसी जगह है कि जहाँ 10,000 कचरा इकट्ठा करने वाले और उनके परिवार रहते हैं। द पीपल लिविंग देयर आर स्क्वैटर्स हु मिग्रेटेड फ्रॉम बांग्लादेश इन 1971। कह रहे हैं कि यहाँ रहने वाले अवैध निवासी हैं जो वर्ष 1971 में बांग्लादेश से आए। द रैग पिकर्स लिव इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड विद रूफ्स ऑफ टिन एंड त्रिपाल डिवॉइड ऑफ सीवेज, ड्रेनेज और रनिंग वाटर। ये कचरा इकट्ठा करने वाले मिट्टी के बने घरों में, जिन पर टिन और त्रिपाल की छतें हैं, सीवर नालियों और पानी की निकासी के बिना यहाँ रहते हैं। नो वन कैन इमेजिन दैट सच ए प्लेस एग्जिस्ट्स ऑन द परफेरी ऑफ दिल्ली, द कैपिटल ऑफ इंडिया। कोई ये कल्पना भी नहीं कर सकता कि दिल्ली भारत की राजधानी की सीमा पर कोई ऐसा स्थान भी होगा। इट स्टैंड्स इन स्टार्क कंट्रास्ट टू द मेट्रोपॉलिटन सिटी ऑफ दिल्ली, जो दिल्ली महानगर के बिल्कुल विपरीत है। द मेन सिटी ऑफ दिल्ली एंड सीमापुरी एट इट्स परफेरी प्रोवाइड एन एग्जाम्पलरी केस ऑफ कंट्राडिक्शन। दिल्ली शहर का मुख्य भाग और उसकी सीमा पर सीमापुरी विरोधाभास का उत्कृष्ट नमूना है। इन दिल्ली देयर इज लग्जरी एंड एफिलियंस, देयर आर ए होस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड ड्रीम्स, एंड इन सीमापुरी देयर इज स्क्वालर, होपलेसनेस एंड डिसअपियर। दिल्ली में समृद्धि और संपन्नता है, यहाँ बहुत से सुअवसर और सपने हैं, और सीमापुरी में मलिनता, आशाहीनता और उदासीनता है। देयर इज नो चांस फॉर द इनहेबिटेंट्स ऑफ दिस एरिया टू स्ट्राइव टूवर्ड्स द अटेनमेंट ऑफ द प्रोस्पेक्टस ऑफर्ड बाई दिल्ली। यहाँ के निवासियों के लिए दिल्ली द्वारा दिए जाने वाले उन्नति के अवसरों का लाभ उठाने का कोई मौका नहीं है। आगे देखिए, दस आल्दो सीमापुरी इज लोकेटेड एट द परफेरी ऑफ दिल्ली इन द रियल सेंस, दिल्ली इज मैनी माइल्स अवे फ्रॉम इट। इस प्रकार हालांकि सीमापुरी दिल्ली की सीमा पर स्थित है, लेकिन वास्तव में दिल्ली से मीलों दूर है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। गिव ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ लाइफ एंड एक्टिविटीज ऑफ द पीपल लाइक साहिब आलम सेटल्ड इन सीमापुरी। कह रहे हैं कि साहिब आलम जैसे लोग जो सीमापुरी में रहते हैं, उनके जीवन और क्रियाकलापों का संक्षिप्त विवरण कीजिए। आंसर देखिए, सीमापुरी इज ए स्लम एरिया लोकेटेड ऑन द परफेरी ऑफ दिल्ली। कह रहे हैं कि सीमापुरी गंदी बस्ती का क्षेत्र है जो कि दिल्ली की सीमा पर स्थित है। मोस्ट ऑफ द रेसिडेंट्स ऑफ सीमापुरी कंसिस्ट ऑफ पीपल हु आर रिफ्यूजीज फ्रॉम बांग्लादेश। यहाँ के ज़्यादातर रहने वाले लोग बांग्लादेश से आए हुए शरणार्थी हैं। साहिबेज फैमिली इज एमंग देम, साहिब का परिवार भी उन्हीं में से एक है। द एरिया कंसिस्ट्स ऑफ मड स्ट्रक्चर्स विद रूफ्स ऑफ टिन एंड त्रिपाल। इस क्षेत्र में सभी जगह मिट्टी के घर हैं जिनकी छतें टिन और त्रिपाल की हैं। दे डू नॉट हैव फैकल्टीज ऑफ सीवेज, ड्रेनेज और रनिंग वाटर। अबाउट 10,000 रैग पिकर्स लिव हेयर।
कह रहे हैं यहाँ सीवर, नालियाँ और पानी के निकास की सुविधा नहीं है। यहाँ 10,000 के आसपास कचरा इकट्ठा करने वाले लोग रहते हैं। आगे देखिए, देयर ओनली मीन्स ऑफ लिवलीहुड इज फाइंडिंग सेलेबल आइटम्स फ्रॉम रबिश। कह रहे हैं कि उनकी जीविका का एकमात्र माध्यम कचरे में से बेचने योग्य वस्तुएं ढूंढना है। Thus for them the rubbish is as valuable as gold, for their survival depends on what they find in the rubbish. These rag pickers have lived here for more than 30 years without any identity. ये कचरा इकट्ठा करने वाले यहाँ लगभग पिछले 30 वर्षों से बिना किसी पहचान के रह रहे हैं। They do not have permits but have ration cards thanks to the selfish whims and wishes of the politicians. कह रहे हैं कि राजनेताओं की स्वार्थी इच्छाओं और अभिलाषाओं की कृपा से उनके पास रहने के लिए अनुमति नहीं है, लेकिन क्या है, राशन कार्ड है। विद दिस दे कैन गेट देयर नेम ऑन द वोटर्स लिस्ट एंड आल्सो बाय ग्रेन्स फॉर देमसेल्व्स एट ए सब्सिडाइज्ड रेट, जिसके द्वारा उनका नाम मतदाता सूची में जुड़ जाता है और वे अपने लिए छूट पर अन्न खरीद लेते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए अगला प्रश्न देखिए, डिस्क्राइब द डिफिकल्टीज द बैंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद हैव टू फेस इन देयर लाइफ्स। कह रहे हैं कि फिरोजाबाद के चूड़ी बनाने वालों को जीवन में जिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है उनका उल्लेख कीजिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। या फिर इस तरीके से आ सकता है, डिस्क्राइब द सर्कमस्टेंसेस विच कीप द वर्कर्स इन द बैंगल इंडस्ट्री इन पॉवर्टी। कह रहे हैं कि उन परिस्थितियों का वर्णन कीजिए जो चूड़ी उद्योग में वहाँ के कारीगरों को गरीबी में रखती हैं। तो हम आंसर की ओर चलते हैं। तो चलिए आंसर देख लीजिए, द बैंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद आर एक्सपोज्ड टू मल्टीपल हेल्थ हजार्ड्स व्हाइल वर्किंग। कह रहे हैं फिरोजाबाद के चूड़ी बनाने वाले काम करते हुए कई स्वास्थ्य संबंधी खतरों का सामना करते हैं। मैनी ऑफ देम आर चिल्ड्रन हु वर्क नियर हॉट फर्नेसेस ड्यूरिंग डे लाइट, ऑफन लूजिंग देयर आईसाइट बिफोर एडल्टहुड। कह रहे हैं उनमें बहुत सारे बच्चे हैं जो कि दिन में गर्म भट्टियों के पास काम करते हैं, जो कि अक्सर वयस्कता आने से पूर्व ही अपनी आंखों को खो देते हैं। आगे देखिए, ईयर्स ऑफ माइंड नंबरिंग टॉयल हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव एंड द एबिलिटी टू इवन थिंक ऑफ टॉकिंग अप अनदर प्रोफेशन। बहुत लंबे समय से एक ही काम करने के कारण इन सबकी सोचने की शक्ति शून्य हो गई है। दे आर नॉट एबल टू ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स इनटू ए कोऑपरेटिव ड्यू टू बुलिंग एंड एक्सप्लॉयटेशन बाय द पॉलिटिशियंस, अथॉरिटीज, मनी लेंडर्स एंड मिडिलमैन। राजनेताओं, साहूकारों और मध्यस्थों के द्वारा डराने धमकाने और शोषण के कारण ये सभी अपने आप को संगठित करने में भी असमर्थ हैं। आगे देखिए, दे लिव इन स्टिंकिंग लेन्स चोक्ड विद गार्बेज, हैविंग होम्स विद क्रम्बलिंग वॉल्स, बुबली डोर्स, नो विंडोज, ओवर क्राउडेड विद फैमिलीज ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स, कोई एक्साइटिंग इन ए प्राइमेवल स्टेट। कह रहे हैं वे बदबूदार गलियों में रहते हैं जहाँ की नलियाँ कचरे से अटी हुई हैं। ऐसे घर हैं जिनकी दीवारें गिरने की अवस्था में हैं, जर्जर दरवाजे जहाँ कोई खिड़की नहीं है। एक ही जगह सारे परिवार और उनके साथ उनके जानवर रहते हैं जैसे प्राचीन समय में रहते थे। दे हैव नॉट इवन एन्जॉयड इवन वन फुल मील इन देयर एंटायर लाइफ टाइम बिकॉज ऑफ देयर पॉवर्टी। उन्होंने अपने जीवन में एक बार भी अपनी गरीबी के कारण भरपेट भोजन नहीं किया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, हाउ इज मुकेश's एटीट्यूड टुवार्ड्स हिज सिचुएशन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ साहिब वाई। कह रहे हैं कि मुकेश का उसकी स्थिति के प्रति दृष्टिकोण साहिब से कैसे भिन्न है और क्यों। आंसर देखिए, मुकेश बिलोंग्स टू ए बैंगल मेकिंग फैमिली बट ही इज नॉट कंटेंट विद दिस प्रोफेशन। कह रहे हैं कि मुकेश एक चूड़ी बनाने वाले परिवार से है, परंतु वह इस काम से संतुष्ट नहीं है। ही डेयर्स टू ड्रीम ऑफ बिकमिंग ए मोटर मैकेनिक एंड ड्राइविंग कार्स। वह एक मोटर मैकेनिक बनने व कार चलाने का सपना देखने का साहस करता है। He has strong willpower and wants to achieve that
व्हाट ही ड्रीम्स अबाउट अनलाइक अदर पीपल इन हिज फैमिली। अपने परिवार के अन्य लोगों के विपरीत उसकी संकल्प शक्ति दृढ़ है और वह जिस चीज़ का सपना देखता है उसे हासिल करना चाहता है। इन कंट्रास्ट टू दिस, साहिब इज ए रैग पिकर हु इज कंटेंट विद हिज लाइफ बट बिकम्स अनहैप्पी व्हेन ही गेट्स ए जॉब एट ए टी स्टॉल इवन दो नाउ ही इज प्रोबेबली अर्निंग मोर एंड ऑन ए रेगुलर बेसिस। उसकी तुलना में साहिब कचरा इकट्ठा करने वाला है जो अपने जीवन से संतुष्ट है, किंतु जब उसे चाय की दुकान पर काम मिलता है तो वह अप्रसन्न हो जाता है, भले ही वह संभवतः ज़्यादा कमाई कर रहा है और नियमित रूप से। साहिब इज अनहैप्पी बिकॉज ही हैज़ लॉस्ट हिज इंडिपेंडेंस विच ही हैड एज ए रैग पिकर। साहिब अप्रसन्न है क्योंकि उसने अपनी स्वतंत्रता खो दी है जो उसे कचरा इकट्ठा करने वाले के रूप में थी। However, Sahib accept his new situation whereas Mukesh want to break free from tradition। हालांकि साहिब ने अपनी नई परिस्थिति को स्वीकार कर लिया है जबकि मुकेश परंपराओं को तोड़कर मुक्त होना चाहता है। दिस इज बिकॉज मुकेश इज मोर करेजियस एंड डिटरमाइंड देन साहिब विल एवर बी। ये इसलिए है क्योंकि मुकेश ज़्यादा साहसी और दृढ़ संकल्पी है जितना साहिब कभी हो पाएगा। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देख लीजिए। पहला प्रश्न है आपका, डिस्क्राइब द आयरनी इन साहिब्स नेम। कह रहे हैं कि साहिब के नाम में व्यंग भाव की व्याख्या करें। तो आयरनी का मतलब क्या होता है? व्यंग भाव होता है। तो आंसर देख लीजिए, साहिब इज ए पुअर रैग पिकर हु लिव्स इन सीमापुरी। कह रहे हैं साहिब एक गरीब कचरा इकट्ठा करने वाला लड़का है जो सीमापुरी में रहता है। हिज फुल नेम इज साहिब आलम। उसका पूरा नाम साहिब आलम है। विच मीन्स लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, जिसका मतलब है ब्रह्मांड का स्वामी अर्थात देवता। द आयरनी लाइज इन द मीनिंग ऑफ हिज नेम इटसेल्फ। कह रहे हैं कि व्यंग उसके नाम के अर्थ में ही छिपा हुआ है। अकॉर्डिंग टू हिज नेम ही शुड बी ए किंग एंड एन्जॉय ऑल द लग्जरीज ऑफ लाइफ। कह रहे हैं कि उसके नाम के अनुसार उसे एक राजा होना चाहिए और जीवन के सभी सुखों का भोग करना चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली ही इज ए बेयरफुट रैग पिकर हु लेक्स इवन द बेसिक नेसेसिटीज। लेकिन दुर्भाग्यवश वह एक नंगे पैर रहने वाला कचरा इकट्ठा करने वाला है जिसके जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं ही पूरी नहीं हो पा रही हैं। प्रश्न संख्या 2 देख लीजिए, वाई हैव द रैग पिकर्स कम टू लिव इन सीमापुरी। कचरा इकट्ठा करने वाले सीमापुरी में क्यों रहने आए? या फिर इस तरीके से पूछ सकता है, टू विच कंट्री डिड साहिब्स पेरेंट्स ओरिजिनली बिलोंग, वाई डिड दे कम टू इंडिया। अथवा साहिब के माता पिता मूल रूप से कौन से देश में रहते थे या कौन से देश से संबंध रखते थे, वे भारत क्यों आए। या फिर इस तरीके से पूछ सकता है, वाई डिड साहिब्स पेरेंट्स लीव ढाका एंड मिग्रेट टू इंडिया। अथवा साहिब के माता पिता ने ढाका क्यों छोड़ा और भारत में आकर क्यों बस गए थे। आंसर देख लीजिए, वंस साहिब्स पेरेंट्स लिव्ड इन बांग्लादेश एडमिस्ट द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका। कह रहे हैं कि पहले साहिब के माता पिता बांग्लादेश में ढाका के हरे भरे खेतों के बीच रहते थे। देयर वर मैनी स्टॉर्म्स। कह रहे हैं कि वहाँ अनेक तूफान आए दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स, जिनसे उनके खेत और उनके घर नष्ट हो गए। दैट्स वाई, और यही कारण था, दे मिग्रेट टू दिल्ली एंड सेटल डाउन इन सीमापुरी लुकिंग फॉर एन ऑक्यूपेशन। कह रहे हैं कि वे दिल्ली आ गए और व्यवसाय ढूंढने के लिए सीमापुरी में बस गए। अब चलते हैं हम तीसरे प्रश्न की ओर। तो चलिए तीसरा प्रश्न देख लीजिए, व्हाट डिड गार्बेज मीन टू द चिल्ड्रन ऑफ सीमापुरी एंड टू देयर पेरेंट्स। सीमापुरी के बच्चों के लिए और उनके माता पिता के लिए कचरे का क्या अर्थ था। या फिर इस तरीके से पूछ सकता है, इन व्हाट सेंस इज गार्बेज गोल्ड टू द रैग पिकर्स। अथवा किस अर्थ में कचरा इकट्ठा करने वालों के लिए सोना था। या फिर इस तरीके से पूछ सकता है, गार्बेज टू देम इज गोल्ड, व्हाई डज द ऑथर से सो अबाउट द रैग पिकर्स। अथवा कचरा उनके लिए सोना है, लेखिका ने कचरा इकट्ठा करने वालों के लिए ऐसा क्यों कहा। तो देखिए, गार्बेज मीन्स गोल्ड to the poor rag pickers because some of it can be sold for cash, thus becoming a means of survival for the children of Simapuri and for their parents। कह रहे हैं कि गरीब कचरा इकट्ठा करने वालों के लिए कचरा सोने के समान था,
क्योंकि इसमें से वे कुछ को बेचकर पैसे प्राप्त कर सकते थे। इस प्रकार सीमापुरी के बच्चों और उनके माता पिता के लिए जीवन यापन का साधन बन गया था। इट इज़ प्रोवाइडिंग देम देयर डेली ब्रेड एंड ए रूफ ओवर देयर हेड्स। ये उन्हें प्रतिदिन भोजन और उनके सर पर छत प्रदान करता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए चौथा प्रश्न देखिए, व्हाट काइंड ऑफ गोल्ड डिड द पीपल ऑफ सीमापुरी लुक इन द गार्बेज। सीमापुरी के लोग किस प्रकार का सोना कचरे में ढूंढते थे। द पीपल ऑफ सीमापुरी लुक फॉर आइटम्स इन द गार्बेज विच कैन बी ट्रेडेड फॉर मनी, मीनिंग गोल्ड, एज इट हेल्प्स देम अर्न देयर डेली ब्रेड एंड हैव ए रूफ ओवर देयर हेड्स। कह रहे हैं सीमापुरी के लोग कचरे में ऐसी चीज़ें ढूंढते थे जिन्हें पैसे के बदले बेचा जा सके, जिसका अर्थ है सोना, क्योंकि यह उन्हें रोजाना का भोजन और उनके सर पर छत देता है। फॉर ए चाइल्ड गार्बेज में मीन समथिंग wrapped in wonder, whereas for the elders it is a means of survival। कह रहे हैं कि बच्चे के लिए कचरा बहुत सारे अचंभों से भरी पोटली है, जबकि बड़ों के लिए जीवन यापन का साधन है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए पांचवा प्रश्न है, डिस्क्राइब मुकेश एज एन एम्बिशियस पर्सन। मुकेश की एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति के रूप में व्याख्या कीजिए। तो देखिए, मुकेश इज एन एम्बिशियस पर्सन बिकॉज ही वांट्स टू बिकम ए मोटर मैकेनिक वाई ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम द vicious web of generations of families being involved in बैंगल मेकिंग। कह रहे हैं कि मुकेश एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति है क्योंकि वह चूड़ी बनाने के विषम जाल से मुक्त होकर मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, जिसमें पीढ़ियों से परिवार चूड़ी बनाने में फंसे हुए हैं। He has the courage to dream of becoming a motor mechanic, thus breaking free from destiny। उसमें मोटर मैकेनिक बनने का सपना देखने का साहस है, इस प्रकार वो पीढ़ियों से चले आ रहे उनके भाग्य को बदल सकेगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न है, इट इज हिज कर्म हिज डेस्टिनी, एक्सप्लेन। यही उनका कर्म है, यही भाग्य, स्पष्ट कीजिए। मुकेश ग्रैंड मदर बिलीव्स इन डेस्टिनी। कह रहे हैं कि मुकेश की दादी भाग्य में विश्वास करती हैं। सी बिलीव्स दैट दे कैन नॉट एस्केप फ्रॉम द गॉड गिवन लाइनेज। उनका मानना है कि भगवान जिस जाति में पैदा किया है वे उससे नहीं निकल सकते। इट इज़ देयर डेस्टिनी टू सफ़र लाइक दिस। उनका भाग्य है कि उन्हें कष्ट भुगतना पड़ेगा। दे वर बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स एंड विल ऑलवेज बी वन, फॉर दे डू नॉट हैव एनी कंट्रोल ओवर देयर डेस्टिनी। वे चूड़ियाँ बनाने वालों की जाति में जन्मे और हमेशा वहीं रहेंगे क्योंकि उनका स्वयं के भाग्य पर कोई वश नहीं है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए अगला प्रश्न देखिए, वाई कुड द बैंगल मेकर्स नॉट ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स इनटू ए कोऑपरेटिव। चूड़ी बनाने वाले अपने आप को सहकारी समिति में संगठित क्यों नहीं कर सकते। तो देखिए आंसर, द बैंगल मेकर्स कुड नॉट ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स इनटू ए कोऑपरेटिव बिकॉज दे वर trapped in the vicious circle of साहूकार्स, मिडिलमैन, पुलिसमैन, ब्यूरोक्रेट्स एंड पॉलिटिशियंस who exploited them। चूड़ी बनाने वाले स्वयं को सहकारी समिति में इसलिए संगठित नहीं कर सकते क्योंकि वे साहूकारों, मध्यस्थों, पुलिस वालों, अफसरों और नेताओं के जाल में फंसे हुए हैं जो उनका शोषण करते हैं। If they tried to organize themselves, they would be beaten by the police and put in jail। अगर वो अपने आप को संगठित करने का प्रयास भी करते हैं तो उन्हें पुलिस के द्वारा पीटा जाएगा और जेल में डाल दिया जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, इन स्पाइट ऑफ डिसअपियर एंड डिसीज प्रोवाइडिंग द लीव्स ऑफ द स्लम चिल्ड्रन, दे आर नॉट डिवाइड ऑफ होप, हाउ फार डू यू एग्री। गंदी बस्ती में रहने वाले बच्चों के जीवन को निराशा और रोग फैले होने के बावजूद वे आशा रहित नहीं हैं, आप इससे कितना सहमत हैं। तो देखिए उत्तर देख लीजिए, इन स्पाइट ऑफ ग्रोइंग अप एडमिस्ट डिसअपियर एंड डिसीज चिल्ड्रन हु लिव इन स्लम्स
हैव द डिज़ायर टू अचीव समथिंग बिग इन लाइफ। कह रहे हैं कि निराशा और रोग के बीच विकसित होने के पश्चात भी जो बच्चे गंदी बस्तियों में रहते हैं वे जीवन में बहुत कुछ बड़ा प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं। दिस शोज दैट दे आर नॉट डिवाइड ऑफ होप। ये दर्शाता है कि वे आशा रहित नहीं हैं। साहिब ए रैग पिकर इज ईगर टू गो टू ए स्कूल एंड लर्न। कचरा इकट्ठा करने वाला साहिब स्कूल जाने और पढ़ने के लिए उत्साहित है। मुकेश हु वर्क्स इन डार्क डिग्नी सेल्स मेकिंग बैंगल्स ड्रीम ऑफ बिकमिंग ए मोटर मैकेनिक अगेंस्ट हिज फैमिली ट्रेडिशन। कह रहे हैं कि मुकेश जो अंधकार में काम करता है, गंदी कोठरी में चूड़ी बनाता है, अपने परिवार की परंपराओं के विरुद्ध मोटर मैकेनिक बनने का सपना देखता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए देखिए, Whom does अनीस जंग ब्लेम फॉर द सॉरी प्लाइट ऑफ द बैंगल मेकर्स। कह रहे हैं कि अनीस जंग चूड़ी बनाने वालों की दयनीय अवस्था के लिए किसको उत्तरदायी ठहराती हैं। तो आंसर देख लीजिए। अनीस जंग ब्लेम्स द विशियस सर्किल ऑफ द साहूकार्स, जिन्हें मनी लेंडर्स कहा जाता है, मिडिलमैन, पुलिसमैन, ब्यूरोक्राट्स एंड पॉलिटिशियंस फॉर द सॉरी प्लाइट ऑफ द बैंगल मेकर्स। कह रहे हैं कि अनीस जंग साहूकारों, जिन्हें महाजन कहा जाता है, मध्यस्थों, पुलिस वालों, बड़े अफसरों और राजनेताओं के विषम चक्र को चूड़ी बनाने वालों की दुर्दशा को दोषी मानती हैं। दे डू नॉट अलाउ द बैंगल मेकर्स टू ऑर्गेनाइज देमसेल्व इनटू ए कोऑपरेटिव। वे चूड़ियां बनाने वालों को समिति के रूप में संगठित होने नहीं देते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए, व्हाट डज द टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग कन्वे। पाठ का शीर्षक लॉस्ट स्प्रिंग से क्या प्रकट करता है या क्या तात्पर्य है। तो उत्तर देख लीजिए। स्प्रिंग इज एसोसिएटेड विद चाइल्डहुड। वसंत बाल्यावस्था से संबंधित है। जस्ट एज स्प्रिंग इज द सीजन व्हेन फ्लावर्स ब्लूम, सिमिलरली चाइल्डहुड इज द पीरियड व्हेन एन इंडिविजुअल ब्लूम्स एंड ग्रोज। कह रहे हैं कि जिस प्रकार वसंत के मौसम में फूल खिलते हैं, उसी प्रकार बाल्यावस्था समय होता है जिसमें बालक फलता फूलता और विकसित होता है। अनीस जंग हेयर प्रेजेंट द हॉरिफिक ट्रुथ अबाउट द लाइफ ऑफ चिल्ड्रन इन इंडिया हु आर विक्टिम्स ऑफ चाइल्ड लेबर एंड आर नॉट अलाउड टू ग्रो एंड ब्लूम फ्रीली। अनीस जंगिया भारत में बालकों के जीवन से संबंधित भयावह सत्य की प्रस्तुति कर रही हैं, जो बाल मजदूरी से पीड़ित हैं और स्वतंत्र रूप से विकसित होने और फलने फूलने की अनुमति नहीं है। तो विद्यार्थियों, ये थे आपके लॉन्ग एंड शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। मैंने लॉस्ट स्प्रिंग के आपके सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं, सारी एक्सरसाइज करा दी हैं, और एग्जाम में अगर प्रश्न उठाए जाएंगे तो यहीं से आपके एनसीईआरटी के प्रश्न उठाए जाएंगे। तो विद्यार्थियों, यदि आपने अभी तक इस चैप्टर को नहीं पढ़ा है, मैंने सारे क्वेश्चंस को लाइन बाय लाइन समझाया था आपके लिए। अगर आप मीन्स बाय मीन्स समझना चाहते हैं तो पहले जो है इस चैप्टर को पढ़िए। वहाँ पर मैंने काफ़ी ज़्यादा समय लगाकर इस चैप्टर को तैयार किया था। लॉस्ट स्प्रिंग को 3 पार्टों में इसके लिए विभक्त किया था, और आप जो जाकर वहाँ पढ़ सकते हैं, तब आपकी समझ में ये क्वेश्चंस बहुत अच्छी तरीके से आ जाएंगे। तो कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार विद्यार्थियों, जय हिंद, वंदे मातरम।